Would like to be say about my coaching classes, offline classes. कल यानी कि 15 दिसंबर 2020 से मैं 3 बैचेस लॉन्च करने जा रहा हूं। पहला बैच जनरल जीएस फाउंडेशन क्लास जो सुबह 9:30 से 11:30 बजे 2 घंटे की होगी। 5 days वीक, मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 11:30 सुबह जनरल जीएस फाउंडेशन, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 10 विषय होंगे। लगभग 200 घंटे की क्लास होगी। ये आईएएस पीसीएस को छोड़कर एनडीए, सीडीएस, एसएसबी, रेलवे, एसएससी एंड अदर ऑल एग्जामिनेशंस एक्सेप्ट आईएएस पीसीएस, यूपीएससी को छोड़कर सारे एग्जाम्स को कवर करेगी। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम साथ साथ चलेंगे। टेस्ट सीरीज इसका होगा, टेस्ट भी होगा बाकायदा हर 15 दिन पर। 4 महीने का ये बैच है और इस बैच का चार्जेस जो है 12,000 रुपीज है। आईएएस पीसी को छोड़ के हर एग्जाम्स को आप इसी जीएस फाउंडेशन से क्रैक करेंगे। लेकिन हां, जो भी हमारे कंसर्निंग स्टूडेंट्स हैं जो हमसे इन 22 वर्षों के दरमियान कभी भी हमसे पढ़े हैं, उनके अगर कोई रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, हो सकता है उनका अगला जनरेशन संतान हो, उनका कोई रिश्तेदार हो, उनके लिए, और जो बच्चे हाल फिलहाल हमसे पढ़े हैं उनके कोई रिश्तेदार हो या वो बच्चे हों 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पढ़े हैं, अगर कोई दोबारा या कोचिंग करना चाहते हैं हमसे, तो उन सभी के लिए ये 2,000 अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा और 10,000 फीस होगी। यकीन मानिए, आपके जीएस सीखने का अप्रोच ही बदल जाएगा। जो हमसे पढ़ चुके हैं वही हैं जो आज भी हमें इस लाइन में रखे हुए हैं, यानी ट्रस्टवर्दी। आप लोगों ने ही नाम रखा है सुनील सर, यानी कि जीएस का खिलाड़ी। मैं कोशिश करता हूं आपके जो जरूरतें हैं उस पर मैं खड़ा उतरूं। तो प्लीज आप सबको मैं वेलकम करता हूं। जिनको जरूरत हो लगे मुझे कॉल करिए। मेरे फेसबुक पर भी आप जाइए, यूट्यूब पे जाइए, ये सब जगह जाएगा इन दैट रिस्पेक्ट्स। और हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे आइएगा। आज मैं अनाउंस कर रहा हूं तो 9:30 से 11:30 2 घंटे की 5 days वीक जनरल जीएस फाउंडेशन क्लास फॉर 4 month। ठीक है। दूसरी बात, मैं दूसरी क्लास जो है बैच लॉन्च कर रहा हूं, उसका टाइम है 2:30 से 4:30, 2:30 बजे दोपहर से 4:30। यह है हमारा टीचर स्पेशल बैच जो कल से ही लॉन्च हो रहा है। टीचर स्पेशल बैच 2:30 से 4:30। आप इसमें भी आ सकते हैं और इसकी फीस है 15,000 और 18,000। रीजन है टीजीटी, पीजीटी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा डिटेल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है टीचर स्पेशल बैच 2 घंटे की 5 days वीक 2:30 से 4:30, बाइलिंगुअल है। ओके। तीसरे बैच के बारे में मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि नए वर्ष में जो पहला मंगलवार होगा, यानी जनवरी 2021 के पहले मंगलवार, उसमें हम आपको लॉन्च करने जा रहे हैं एक बैच 2.5 घंटे का। ठीक है, जो 11:45 से शुरू होकर के 11:45 से शुरू होकर के लगभग 2:15 के आसपास लास्ट करेगा। 11:45 से 2:15, ये 2.5 घंटे का ये होगा स्पेशल जीएस फाउंडेशन फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस।
तो आईएएस पीसीएस के लिए हमारा जो जीएस स्पेशल बैच है, स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस, वो लॉन्च होने जा रहा है फर्स्ट वीक, फर्स्ट ट्यूसडे से। तो उसकी फीस स्ट्रक्चर अलग है और उसकी फीस स्ट्रक्चर हम यहां नहीं डिस्क्लोज करना चाहेंगे। आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वह हम बताएंगे। टोटल पैकेज 89,000 रुपीज का है। प्री अगर कोई सिर्फ लेता है तो उसका पैकेज जो है वो 30,000 का है। और अगर प्री कम मेंस इंटरव्यू का पूरा पैकेज पर्सनालिटी के साथ लेते हैं पर्सनालिटी प्रोग्राम के लिए, तो वो 89,000 का पैकेज है। 1 ईयर का वक्त है, 10 से 11 महीने का, और 2.5 घंटे 5 डेज वीक का है। और डिबेट वगैरह जो सब होता है वो सब का इसका हिस्सा है। बस एक बार आप आइए, पधारिए और देखिए तो समझिएगा कि क्या फर्क है। ठीक है, तो याद रखना है, आपका अप्रोच बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, और यकीन मानिए निर्णायक होगा आपके जीवन में यह निर्णय लेना कि जीएस का खिलाड़ी सुनील सर के साथ पढ़े। ठीक है, बाय द वे चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। और हां, याद रखना ये 3 बैच में 2 बैच कल से शुरू हो रहा है, और आईएएस-पीसीएस का बैच फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, फर्स्ट ट्यूसडे से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए आप आइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और हां, जैसा मैंने कहा, हमने गर्ल्स स्पेशल लाइब्रेरी भी बनाया है और कुछ तस्वीरें साझा किया है आपसे। तो लड़कियों के लिए भी अलग से लाइब्रेरी है, और जो बॉयज का है वो कंबाइंड है, बॉयज गर्ल्स जो भी बैठना चाहे। लेकिन अगर कोई लड़कियां स्पेशली गर्ल्स लाइब्रेरी में चाहती हैं तो वेलकम है। ठीक है, तो चलिए आप लोग ऐसे इंस्पायर्ड करते रहिए, हम और बेहतर काम आपके लिए करते रहें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा ही है, पूरे इंडिया से बहुत सारे बच्चे, 20-25 बच्चे रोज फेसबुक पे जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहे हैं, और उनकी समस्याओं को सुलझाते हुए हमें 2-3 घंटे उन्हें देना होता है। और मुझे ये खुशी है इस बात की कि मैं उनके काम आ रहा हूं। ठीक है, जिसमें 70% बच्चे जो जुड़ रहे हैं पूरे भारत से, 70% बच्चे की चाहत यूपीएससी और पीसीएस है, 20% टीचर्स रिलेटेड है, और 10% में अदर ऑल एग्जामिनेशन आ रहा है। तो ये बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, ये हमारे भाग्य हैं कि मैं आपके काम आ रहा हूं। ठीक है, और इस वजह से थोड़ा इंग्लिश मीडियम को और बढ़ाना पड़ रहा है, बिकॉज जो साउथ इंडियन है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, इवन जो कश्मीर के, लद्दाख के बच्चे, वो सब जुड़ रहे हैं। उनको थोड़ा सा हिंदी उतनी सुलभता से नहीं समझ आती, तो उनके लिए इंग्लिश का भी हमने शुरुआत करी है। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं जनवरी में आपके सामने फिर आ रहा हूं एक नए बैच के साथ, ऑनलाइन स्पेशल जीएस फाउंडेशन फॉर आईएएस पीसीएस के लिए। ठीक है, और कोई ज्यादा नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, उसका प्राइस बहुत ही कम होगा, ताकि हमारे गरीब से गरीब बच्चे भी उसको पढ़ सके। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, हम चाहेंगे कि आप इसको स्प्रेड आउट करिए, लोगों तक बढ़ाइए, ताकि लोगों की जरूरतों को हम पूरा करने में जो है सक्षम है, और आगे हम उनके लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं, हम एनसीईआरटी की क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, आज 14 दिसंबर है, एनसीईआरटी क्लास 10th की हिस्ट्री पढ़ेंगे, चैप्टर 1 पढ़ेंगे अंडर पार्ट 1, चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस सेगमेंट में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं पिछले क्लास फ्राइडे को। नाउ हम इससे आगे बढ़ेंगे, और आगे है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखिए, राष्ट्रवाद का उभार और निर्माण 2 चीजें हैं। एक तो होता है कोई घटना घटी और राष्ट्रवादी सोच प्रबल हो गई, और एक होता है कि ऐसे ऐसे प्रोसेस रखे जाते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे तैयार किए जाते हैं जिस पर नेशनलिज्म की खिचड़ी पकती है, या नेशनलिज्म का जो है विल तैयार हो जाता है, और जरूरत के हिसाब से नेशनलिज्म भी जरूरत बन जाती है। बात समझ में आई? तो ध्यान में रखना है, बात करने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। निर्माण शब्द पर गौर फरमाइएगा, इमरजेंस के बाद निर्माण आता है। ऐसे आज देखिए, लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं
या उनके लिए कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है, राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा करके ये अपना सत्ता कायम करती है। राष्ट्रवाद कोई बड़ा अपराध नहीं है, अपराध ही नहीं है, अति राष्ट्रवाद ये अपराध है। और भारत जैसे देश में तो अति राष्ट्रवाद घोर अपराध है, पर राष्ट्रवाद जीने का एक शगल है और सुरक्षा, शांति, विकास के संदर्भ में और हमारी एकता के संदर्भ में राष्ट्रवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नेशनलिज्म ही तो था जो हम भारत को आजाद करा पाए। अब भारत को भारत बनाना है, भारत को जो कहते हैं गंगा यमुना संस्कृति बनानी है, राष्ट्रवाद आनी चाहिए, बुरा नहीं है। ठीक है, अब आइए, अब सवाल यहां पर है, कुछ चीजें ध्यान से देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के तहत पेज पर जो कुछ बातें हैं जरा समझना है। यह लिख रहा है कि राष्ट्र राज्य के संदर्भ में देखते हैं, 18वीं सदी के मध्य में राष्ट्र राज्य कहीं नहीं थे। वे तब क्या थे? तो राजशाही में, डचियों में, कैंटन में बटे हुए थे। जैसे हमारे भारत में ही 603 के आसपास रियासतें थी। हम भारत नहीं थे, पर कभी था मगध एम्पायर थे, लेकिन हम उस वक्त नहीं थे। धीरे 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 हम यूनाइट हुए और आज जो भारत है हमारा, जो भारत है 565 रियासतों से मिलकर बनी। तो ठीक वैसे ही यूरोप में 18वीं सदी के मध्य में क्या थे? छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, अलग अलग ट्राइबल्स जो तो वहां नहीं थे, लेकिन अलग अलग रेस भी उतने नहीं थे, लेकिन अलग अलग जाति समूह, जाति समूह में बटे हुए थे। उनके अंदर भी नेशनलिज्म की कोई भावना नहीं थी। लेकिन समय बदला और राष्ट्रवाद उभरने लगा और उसका फिर निर्माण करके राष्ट्र राज्य सरकार की स्थापना होती चली गई और यूनिफिकेशन भी हुआ। जैसे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, पोलैंड के संदर्भ में देखें, रशिया के संदर्भ में देखें, ऐसे कई संदर्भ है। तो ये चीजें, अब आइए, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे और पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था। यानी पूर्वी और मध्य, पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप क्या था? डिक्टेटरशिप, किंगशिप था, तो यह अधीन था। अब आइए, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य का अलग अलग क्षेत्रों में, जनपदों में जो थे जोड़ था और वो उसको बना करके राज्य कर रहे थे। हैब्सबर्ग एम्पायर कहां? ऑस्ट्रिया। दूसरा हम देखते हैं, ऐसे एल्प्स के टेरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेंटलैंड के जगहों पर भी, बोहेमिया, ये सब जगहों पर इनके साम्राज्य थे अगल अलग छिटपुट रूप से। फिर देखते हैं, हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे राज्य थे। कहने का मतलब यह है, यहां पे हमें कॉन्सेप्ट लेना है कि भारत जैसे 565 या भारत पाकिस्तान मिला लीजिए तो उस भारत के हिसाब से 600 प्लस रियासतों में बटा था। समय के साथ हम यूनाइट होते चले गए और फिर दो देश का निर्माण हुआ। ठीक वैसे ही जर्मनी, इटली या यूरोप में भी ये लोग ऐसे ही बटे थे और हमसे 100-150 साल पहले यूनाइट हुए, ऐसे समझ लीजिए। अब आइए, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग का मतलब एरिस्टोक्रेसी, यानी एरिस्टोक्रेट क्लास, यानी जो शासक वर्ग हैं, जिसे मुगल के समय में मनशबदार कहते थे, जैसे दिल्ली सल्तनत में अमीर कहते थे। ठीक है, तो वो एक शासक वर्ग थे, उसको कहते हैं रूलर क्लास। तो ऐसे ही इंग्लैंड में फ्रांस में या यूरोप कह लीजिए, जो शासक वर्ग थे कुलीन वर्ग थे। ठीक है, रूलर क्लास। अब एक वर्ग उभर के आया, नया मध्यम वर्ग, न्यू मिडिल क्लास। तो कुलीनों का शासन तो था, राजा, उसके सामंत, फ्यूडल्स, नाइटहुड, ड्यूक एंड व्हाटसोएवर। अब एक नया वर्ग उभर कर आया जिसको हम कहते हैं नया मध्यम वर्ग, न्यू मिडिल क्लास। क्या मतलब? तो जब वाणिज्य व्यापार का युग कोलंबस की यात्रा के बाद शुरुआत हुई, तो यूरोप के कुछ व्यापारी धीरे धीरे बड़े धनाढ्य हो गए, पूंजीपति हो गए।
मिडिल क्लास से उभर के आए, वाणिज्य किया, व्यापार किया, समय के साथ उनके पास अतिरिक्त पूंजी, सरप्लस कैपिटल हुआ, पूंजीपति हुए, और वो मिडिल क्लास कैपिटलिज्म कह सकते हैं, डेवलप हुआ। तो उनकी जरूरतें बदली, उनकी सोच बदली, ए ब्रॉड सेंस में व्यापार वाणिज्य किए, तो समय के साथ उनके हित भी अब सामने आने लगे और उस हित से राष्ट्र के हित को जोड़ा जा गया। तो उससे कुछ नीतियों में परिवर्तन लाना जरूरी हो गया। उस देश की तरक्की अब इन मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्गों पर आधारित हो गई कि अगर उसकी तरक्की होगी तो उस देश की तरक्की होगी। तो इससे संरक्षणवाद भी आएगा, व्यापारियों को संरक्षण भी प्रदान करेगा वहां की सरकार, और इस तरह से सरकार ऐसे कोई भी काम करेगी जिससे व्यापार वाणिज्य में दिक्कतें आएंगी तो ये दबाव बनाएंगे। ठीक है, और वर्ल्ड में कहीं भी ये व्यापारी, उनकी कंपनियां जाएगी तो ये उनकी सरकार उसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये जो है नया मध्यम वर्ग, वो भी काफी चेंजेस लेके आएगा। तो कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग, ठीक है। अब सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। क्या कहा मैंने? दो शब्द आए, सोशल एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट पावरफुल इन यूरोप द कम्युनिटी वॉज फ्यूडल्स, अमीर, एरिस्टोक्रेट, ये कुलीन वर्ग बड़े थे, ताकतवर थे। क्यों? क्योंकि जमीन पर एक्चुअल कब्जा उसी का था। यूरोप में यह माना जाता था कि जमीन किसकी है? राजा की है, कुलीनों की है। और उस गांव में जो लोग रहते थे, या लेबर जो काम करते थे, या खेतीहर मजदूर जो भी थे, या कृषक थे, वो एक तरह से उनसे ये लोग रेंट वसूलते थे, जमीन का किराया वसूलते। फसल हो ना हो, जमीन खाली पड़ी है, फसल लगी है, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, सूखा पड़ जाए, जमीन तुमने बोया ना बोया उसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे पास जमीन है, तुम्हें रेंट देना पड़ेगा, किराया। जबकि भारत में यह नहीं था। भारत में फसल के ऊपर लगान लगता था, फसल बोते हो और जैसी फसल उसके हिसाब से उसका लगान था, रेंट नहीं था। बाद में देखेंगे हम कार्नवालिस क्या करेगा बंगाल में जमींदारी व्यवस्था के तहत, तो वो रेंट सिस्टम होगा और लगान, दोनों को फर्क करेंगे आगे मॉडर्न इंडिया में। तो कुलीन वर्ग। अब मध्यम वर्ग कैसे आया वो ने बताया। अब देखिए भूदास थे। भूदास मतलब क्या है? लैंड रिलेटेड स्लेव्स। ऐसे भूदास थे जो यूरोप में, यूनान के इन द बिगिनिंग में, प्राचीन काल में भी थे, भारत में भी थे, लेकिन वहां पर बड़े ही टॉर्चरिंग तरीके से उनसे काम लिया जाता था। हमारे यहां तो साइकोलॉजिकल मेंटालिटी में उसको बैठा दिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि भूदास थे और वो भी चेंजमेंट में आएंगे। अब आइए, अब हम देखते हैं कि यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। कहने का मतलब यूरोप में नेशनलिज्म तो बढ़ा पर थोड़ा लिबरलिज्म के साथ था। तो लिबरल नेशनलिज्म, उदारवादी राष्ट्रवाद, क्या? तो समझिए, इंग्लैंड में औद्योगिकरण 1760 यानी 18वीं सदी के मध्य में आ गई, और भूदास जो है वो जमीन से चिपके हुए कृषि से। तो इंग्लैंड में जब फैक्ट्री सिस्टम आएगा, उद्योग आएंगे, तो उनको लेबर चाहिए, तो लेबर तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सरकार में क्या होगा? जो मध्यम वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, मिडिल क्लास में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अब क्या करेंगे? सरकार पे ऐसा दबाव बनाएंगे, राजा पे ऐसा दबाव बनाएंगे कि जमीन से जुड़े जो लेबर है, भूदास है, सरप्लस है, कहने का मतलब है डिसगाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सबको खींच के उनको शहर की ओर दे। तो तभी ऐसा रूल बनेगा। आज इंडिया में हम और आप, सच मानिए हम टीचर हैं, आपको एक सेकंड के लिए बुरा लग सकता है कि सर क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जैसी पॉलिसी नीतियां बदलेगी, अगर वो सही है तो मैं अपने हिम्मत से, अपने हिसाब से फिर अपनी जीविका की तलाश कर लूंगा, बदल लूंगा, रिफॉर्म कर लूंगा। आज कंपटीशन क्लासेस बंद हो जाए तो मैं 9th 10th 11th 12th को पढ़ाना शुरू कर दूंगा, बीए एमए को पढ़ाऊंगा। बात समझ आई? ये कंपटीशन खत्म होकर इंटरव्यू ही सिर्फ हो जाए तो मैं इंटरव्यू लेना शुरू कर दूंगा, मैं अपने आप को अडॉप्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि बदलाव संसार का नियम है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो सही चल रहा है तो हम अपने हिसाब से बदल जाएंगे। तो आज राष्ट्रवाद एक बड़ा थ्योरी हो चुका है, बहुत बड़ा।
खैर, तो मैंने ये कहा आपसे कि ये उदारवादी जो आए वो क्या करने आए, तो उनके दृष्टिकोण में उदारता थी, कहां तक थी, ये देखना जरूरी है। अब आते हैं हम, इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के मध्य में आरंभ हुआ। फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी में हुआ, और मालूम है जापान में तो ये 1850 के आसपास औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। और जापान को कहते हैं एशिया का पहला देश जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और दुनिया का पहला देश जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वो इंग्लैंड है, 1760। जनरल बात है। तो औद्योगिकरण के हिसाब से उसकी जरूरतें बदलती चली गई, और इस हिसाब से वो काम करेगा। आज मोदी जी की सरकार जो है, जो नीतियां बना रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में क्या है, हमें चीन भी बनना है, अमेरिका भी बनना है, यूरोप के बड़े बड़े देश सिंगापुर वगैरह बनना है, ताइवान बनना है, लेकिन वहां पे वो बना कैसे, वो चीज हम जल्दी अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि बड़ा ट्रेडिशनल सोसाइटी है, बदलाव नहीं चाहते। और बदलाव इतनी जल्दी आएगा भी नहीं, क्योंकि आज भी हमारा लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो ये चीज है, और बदलाव हम चाहेंगे तो स्टार्टअप्स करेंगे, बिजनेस करेंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर बनेंगे, मैन्युफैक्चरर बनेंगे, सर्विस सेक्टर में जाएंगे, तो इस सेक्टर से उस सेक्टर में हमको निकलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, प्राइवेटाइजेशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, वो रिस्क हम नहीं लेंगे। हमें तो सरकारी जॉब चाहिए। समय के साथ सरकारी जॉब कम हो जाएंगे, प्राइवेटाइज होता चला जाएगा, नो डाउट, ये सब लिबर्टी आएगी। 2030 और 40 का दशक ऐसे बदलावों के साथ आएगा कि मैं आपको कह रहा हूं, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, उसकी परिस्थितियां बदल जाएगी, नो डाउट। देखिएगा, किसी भी तरह का जो संरक्षण चल रहा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, चाहे ये गवर्नमेंट रहे या कांग्रेस आए या कोई भी सरकार आए, बदलाव तय है, बदलेगा भारत। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन अच्छे के हिसाब से चलिए, अच्छा ही होगा। लेकिन चैलेंजेस बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, इसीलिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। आज हमने कहा डिजिटल एजुकेशन आ गया, ई लर्निंग आ गया, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, सब अपने को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास जो समस्याएं आ रही हैं बच्चों की, क्लियर कट कह रहा हूं, ये फ्री में वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पर वगैरह पर पढ़े हैं, और कोई भी सीक्वेंस में नहीं है। एक सिस्टम में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं पर्टिकुलर, तो वहां तो ठीक भी है, लेकिन अरे गहरे नथु गहरे जो यूट्यूबर बने, जिसका नतीजा निकल के आ रहा है कि बच्चे सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हैं, इनका माने या उनका। ये कहते हैं, मेरे लाइब्रेरी में गर्ल्स बॉयज सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, नियर अबाउट 60 बच्चे हैं। मैं सबसे वीकली मिलता हूं, आधे घंटे का प्रोग्राम रखता हूं, हर एक से बात करता हूं, कैसे तैयारी चल रही, क्या जहां तक होता है हम उनकी सहयोग करते हैं उनका। और अब सोचा है कि वीक में एक डिस्कशन भी स्टार्ट होगा, वीकेंडली डिस्कशन करेंगे सारे बच्चों के साथ, ताकि उनकी समस्याएं खत्म होती रहे, वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन सबका लगभग यही कहना है, सर इट इज टू मच कंफ्यूजन ऑन यूट्यूब या ऑनलाइन क्लासेस जो फ्री वगैरह, कोई कुछ बोल रहा है और इस वजह से गलत हो रहे हैं, उसको मैं ठीक करवाता हूं। ये समस्या है, ठीक है। हम लोग में कहावत है मिथिला में कि मंगनी का बैल का दांत नहीं देखा जाता, ठीक है, मंगनी का चंदन घसो हो रघुनंदन। अर्थात कुछ जो फ्री यूट्यूब वाले हैं वो अधकचरे, सारे के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ वो बहुत खतरनाक साबित हो रहा है हमारे नए बच्चों पर। उनको लगता है फ्री में मिल रहा है, पर वो आधी सच्चाई है, ना तो पूरा है और ना ही क्वालिटी के ना ही क्वांटिटी के हिसाब से सूट करता है। एक क्वेश्चन लेके रखते हैं और कहते हैं तुम बताओ, आप बताइए, ये नहीं वो नहीं, एक क्वेश्चन में घुमा देते हैं 5 मिनट, और पूरे 1 घंटे में 10, 12, 15 क्वेश्चन करवाते हैं। कमाल है। 1 घंटा 15 क्वेश्चन के लिए हम दे दें यूट्यूब पे, कमाल है, आंख फोड़ ले। जैसे ये न्यूज चैनल वाले 5 मिनट के न्यूज को 25 मिनट तक खींचे रहते हैं, और आधे घंटे का उनका एक स्लॉट्स पूरा हो जाता है। हम वेस्ट करें टाइम? बिल्कुल नहीं। किताबों से पढ़ना सीखिए, ऑथेंटिक बेसिक बुक
पढ़ना सीखिए। फिर रिवीजन के लिए आप जो है बुक्स लीजिए, 10 ईयर्स लीजिए। पहले एक बेसिक लीजिए, फिर 10 ईयर्स लीजिए, रिवीजन बुक लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिसिंग में चले जाइए। ये चीजें होती हैं। बेसिक्स बच्चे पढ़ नहीं रहे, प्रॉब्लम वहां आ रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। वही मैंने कहा कि जैसे सरकार की नीतियां हैं ना, कि अगर हमें स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, या फिर कहने का मतलब एक इकोनॉमी को हाई करना है, तो हमें सरकारी नौकरी मिनिमाइज होगा। सरकारी नौकरी बनी रहेगी, मिनिमाइज होगा, तरीके बदल जाएंगे। आबादी बढ़ रही है तो सॉरी प्राइवेट पे बढ़ेगा। तो ये चीज है, रिस्क तो होगा अभी फ्यूचर में। 2040 तक बहुत कुछ बदल के रह जाएगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं ऐसे लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप। तो क्या है उदारवाद? यानी कि लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। ठीक है, और मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब होता था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। एवरीबडी इक्वल इन फ्रंट ऑफ आइज ऑफ द लॉ एंड गेट फ्रीडम। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्ति, संविधान, संसदीय प्रतिनिधि, सरकार का पक्षधर था। यानी जो लिबरल क्लासिज्म यानी लिबरल नेशनलिज्म है, उसके तीन बातें थी। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने किया, उन लोगों ने किया, और उसके बाद जो सत्ता में परिवर्तन हुआ, लुई 16वां, क्वीन मैरी गई, उसकी जगह पे एक सिंडिकेट्स आया, और वो जो निरंकुश बन गया, तो उसको उतार करके फिर से जो फ्रेंच लोग थे, जो फ्रांसीसी लोग थे, वो अब एक लिबरल नेशनलिज्म की ओर बढ़े। उन्हें अब एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उन्हें अब संविधान चाहिए, उन्हें एक पार्लियामेंट चाहिए, और उन्हें एक विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति चाहिए, पादरी वर्ग की समाप्ति चाहिए, निरंकुश शासक नहीं चाहिए, पादरी नहीं चाहिए जो राजनीति में इंटरफेयर करते हैं। तो ये चीजें, उनको एक संविधान चाहिए, संसद चाहिए, ये उनका लिबरलिज्म था। ठीक है, अब आइए नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों में देखते हैं कि 39 राज्यों का महासंघ बना। नेपोलियन जो आया तो 39 स्टेट्स को मिलाकर के एक संघ बनाया फ्रांस में, और 1833 में हैबर्ग से न्यूबर्ग तक जाकर के अपने महत्व को सिद्ध किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मसलन कपड़ों को नापने का पैमाना जो था वो सब जगह अलग। फ्रांस की जरा स्थिति देखिए, फ्रांस में 39 अलग अलग स्टेट्स, जिसको यूनाइट करके नेपोलियन ने एक किया। जब वो अलग अलग थे तो अलग अलग राज्यों में जो है मेजरमेंट का पैमाना, वेट का पैमाना अलग अलग थे, जमीन का मेजरमेंट का यूनिट अलग अलग थे। अब 39 राज्य तो करीब 10 तरह के थे। अब वहां से टैक्स दे, वहां टैक्स दे, वहां टैक्स दे, चीजें महंगी, मैनेज करने में मुश्किलें हो रही थी। इन सब को मिला के एक मेजरमेंट सिस्टम लेके आया नेपोलियन, एक वेट सिस्टम लेके आया, एक लैंड मेजरमेंट लेके आया, सिंगल यूनिट, यानी यूनिफिकेशन किया हर लेवल पे। जैसे अगर हम इस चीज को देखें, हम जीएसटी लेकर आए, वन नेशन वन राशन कार्ड लेकर आए, एक देश एक टैक्स, एक देश एक चुनाव के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे नियम, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी भी साथ इसको दे रही है, तो हम इस तरह से यूनिफाइड कर रहे हैं। इट इज ए प्रोसेस टू मेक नेशनलिज्म। यही तो प्रक्रिया है जो राष्ट्रवाद की ओर आप बढ़ रहे हैं। सिविल लॉ लाएंगे आर्टिकल्स 44 के अकॉर्डिंग, वो भी सिविल कोड यही होगा, नेशनलिज्म को और आगे बढ़ाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, ध्यान में रखना है। तो यहां पर है मेजरमेंट के यूनिट्स भी इन्होंने सबको हटा के एक कर दिया। अब इस चीज को हम कंपेयर करें, शेर शाह सूरी जब इसने राज्य कायम किया, 1540 से 45 शासन भी किया, तो उसने बंगाल से लेकर पेशावर तक की परिस्थितियों में जो भी डिफरेंसेस थे अलग अलग स्टेट्स के थे, उसने सड़कें बनवाई, ग्रैंड ट्रंक रोड नोन एज सड़क ए आजम यानी शेरशाह सूरी मार्ग, later on considered in the time of Viscount Canning, Grand Trunk Road, and today is same
जीटी रोड कहते हैं। तो कहने का मतलब है उसने एक ही टैक्स सिस्टम कर दिया, दो ही जगह एंट्री के दो पॉइंट बना दिए जहां आप टोल टैक्स देके अपने माल को कर सकते हैं। बीच में जो 10-15 जगह टोल टैक्स लगते सब खत्म। व्हाट इज जीएसटी? सेम। तो हम प्रोस्पेक्ट्स नहीं समझ रहे हैं। यज्ञ करेंगे हाथ जलेंगे, बार लगाएंगे कांटे चुभेंगे, राह दिखा तो आगे चल, यानी जख्म लो। ये होगा चाहे हम आप। ये चीजें सीख रहे हैं तो ध्यान में रखना है कि ये होता है, होम करते भी हाथ जलता है, और जो जनरेशन बदलाव के बीच में होता है उसको कष्ट होता है, लेकिन आने वाले पीढ़ी को फिर सब सही हो जाता है। तो ये याद रखना है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस। अब आइए 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। क्या मतलब 1815 के बाद क्या रूढ़िवाद आ गया, उस पर अगर हम फोकस करें तो देखिए ये बात निकल कर आती है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना को प्रेरित थी, यानी फिर से देखते हैं, और इसके अगेंस्ट इन्हें होना था। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है। यानी जो मॉडर्नाइजेशन है, इट कैन बी मेक द फॉर्म ऑफ द किंगशिप। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। यानी 1815 में वियना में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो हार जाता है, और जो ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिटेन, फ्रांस सब मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को, फ्रांस नहीं, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिटेन ये सब मिल करके जर्मनी जो हराया, तो अब जो है फ्रांस मजबूर है उस संधि को मानने के लिए, वियना संधि 1815। और इसके तहत जितने भी नेपोलियन ने नए नए राज्य जीते थे वो सब उसको खोना पड़ा, देना पड़ा। ये कहने का मतलब है। तो ये ध्यान में रखना है, ये बदलाव फिर होगा। दुनिया इसी की ओर बढ़ रही है, आप मानिए या ना मानिए। जो मैं इतिहास पढ़ता हूं, ज्योग्राफी पढ़ता हूं, इको पढ़ता हूं, पॉलिटी पढ़ता हूं, तो मेरा दृष्टिकोण कह रहा है 2040 जाते जाते बड़े बदलाव होंगे। विश्व के नक्शे में चेंजेस आएगा पॉलिटिकली, मानिए ना मानिए होके रहेगा। ऐसे तो छोटे मोटे चेंजेस हो रहे हैं, बड़े चेंजेस भी होंगे। वेल, याद रखना है। इस तरह से हम देखते हैं इस सम्मेलन में मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की। ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक था, उसने होस्ट किया था वियना कांग्रेस को, वियना संधि को। और इस तरह से देखते हैं मेजबानी ऑस्ट्रिया ने किया, और इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना संधि तैयार की, और इसके तहत फ्रांस के वो तमाम क्षेत्र खोने पड़े जो नेपोलियन ने जीते थे, जिसके लिए एक पेंटिंग भी बनाई गई कि कैसे नेपोलियन एक डाकिया की तरह लैप्समबर्ग से आ रहा है और एक एक पत्र उसका गिर रहा है, यानी एक एक राज्य जो है जिस पे नाम खुदा है वो उसके हाथ से चला गया। इन दैट रिस्पेक्ट फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। यानी फ्रांस अगर ये है तो उसकी सीमा पर ये नए नए स्टेट्स बना दिए कि इतने सारे हर्डल्स तुम्हारे लिए है। दैट इज द इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। हमारे लिए अच्छा था तिब्बत रहता, पर रहा नहीं। हम लोग की बड़ी भूल थी, तिब्बत पे हम लोग को एक्शंस में आना चाहिए था। खैर चलिए, जो भी है बात आगे बढ़ती रहेगी, और हम नीदरलैंड के राज्य स्थापित किए, बेल्जियम के राज्य स्थापित हुए, छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे। याद रखें 39 राज्यों जो जर्मन जो थे, अब धीरे धीरे बहुत सारे राज्य उनको छोड़ने पड़े फ्रांस को। तो इन सब से जो है वहां पर आमूल चूल परिवर्तन आएगा लोगों के विचारों में, और फिर हम देखेंगे लिबरल नेशनलिज्म की ओर बढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर एक तस्वीरें पोस्ट की गई है जो यहां दिख रहा है कि किस तरह से सबके मुंह पे पट्टी बंधी है। नो वन कैन आस्क, नो वन कैन रेडी फॉर द मेजरिंग्स, बार्गेनिंग, क्योंकि फ्रांस अब सहमा हुआ है और ऑस्ट्रिया ताकतवर है। वो चीजें दिखा रहा है। बाय द वे, हम लोग अब देखेंगे, अब हमारे पास प्रेस की आज़ादी के संदर्भ में बात होगी और उन पर बात करेंगे। बाय द वे, अब क्रांतिकारी कैसे हुए नेपोलियन वो,
और क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 के संदर्भ में हम बात करेंगे आपसे, लेकिन कल बात करेंगे और कल हम इस चैप्टर को फाइनल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज। ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट।